अपने पति और सास को मैंने चाय के साथ नींद की गोलियां मिलाकर दे दी थी और अब मुझे इत्मीनान था कि सुबह होने से पहले पहले इन दोनों की आंख नहीं खुलेगी। ये दोनों कभी जान नहीं पाएंगे कि आज रात क्या हुआ था। मैंने अपनी सास के कमरे में झांक कर देखा तो वह भी बेखबर सो रही थी। मैं फिर इत्मीनान करने के बाद अपना कपड़ा बदले, चेहरे पर मेकअप किया और जब शीशे में अपना वजूद का जायजा लिया तो मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब मुझे यकीन था कि जब मैं उस हकीम के घर पर पहुंचूंगी तो मुझे देखकर ही उसका दिल खुश हो जाएगा और वह मुझे राज बताएगा जिसको जानने के लिए मैं यूं बुरी तरह से बेताब हो रही थी। क्योंकि मेरी सास और पति दोनों ही गहरी नींद सो रहे थे, मगर फिर भी संभलने का तकाजा था कि मैं आस पड़ोस की नजरों से बचकर हकीम साहब के घर पर जा सकूं। पास में मेरे देवर का घर भी था। अब मैं बाहर से देवर के घर में झांक कर देखा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे यकीन था कि उनमें से कोई भी मेरे बारे में जान नहीं सकेगा कि मैं आज की रात क्या गुल खिलाया है। और फिर थोड़े फासले पर हकीम साहब का घर भी मौजूद था। हकीम साहब के घर में पत्नी और बच्चे मौजूद थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे घर के बजाय एक अलग कुटिया में बुलाया था। घर में मुझसे मुलाकात करना उनके लिए नामुमकिन था। और फिर जब मैं कुटिया में गई तो हकीम साहब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर उनकी आंखों में अजीब सा भाव नजर आया था। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मेरे कान में अजीब से अंदाज में धीरे से कहने लगे कि तुम्हें किसी ने यहाँ पर आते हुए तो नहीं देखा ना। मैं उनके इतने पास आने से घबरा गई थी। यूं भी मैं पहली बार किसी मर्द के इतने करीब हुई थी। मेरी शादी को 1 महीना का वक्त गुजर चुका था, मगर 1 महीने से मेरे पति ने ना तो मेरे करीब आए थे और ना ही उन्होंने मुझे हाथ लगाया था। शुरू शुरू में तो मैं अपनी शर्म की वजह से खामोश रही। मैंने अपने पति से इस बारे में कोई बात नहीं की, ना ही उनसे कोई सवाल पूछा। मगर धीरे धीरे जब मेरी झिझक दूर हुई तो उसकी जगह पर हैरत और गुस्से ने ले ली थी। मुझे समझ नहीं आई थी कि मेरे पति मेरे साथ इस तरह से सलूक क्यों कर रहे हैं। क्या वह मुझे पसंद नहीं करते थे? क्या उनके दिल में कोई और लड़की रहती थी? अगर उनके दिल में कोई और था तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की थी? जब 3 महीने का वक्त गुजर गया तो मैंने सारी शर्म को भुलाकर साइड में रखा और अपने पति से इस बारे में पूछा तो पहले तो वह अचानक से गड़बड़ा गए। फिर मुझे कहने लगे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझसे किस तरह की बातें कर रही हो। कोई भी शर्म हया वाली औरत अपने पति से ऐसी बात करने के लिए 100 बार सोचेगी। तब उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। यकीनन यह गलत बात है, मुझे अपने पति से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मगर वो सवाल जो कि वो कायम था कि उन्होंने अभी तक मुझसे कोई रिश्ता कायम क्यों नहीं किया था। आखिर मेरा इसमें क्या कसूर था? सबका कहना था कि मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं तो अपने पति के दिल पर राज करूंगी। मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। पति के दिल पर राज करना तो दूर की बात है, पति मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखता था। और जितनी देर भी मैं कमरे में उसके पास रहती थी वह अजीब सी कैफियत में रहता था। उसका बस चलता तो वह यहाँ से दूर भाग जाता। और फिर जब 2 महीने का वक्त गुजरा तो मेरी सास ने उठते बैठते मुझसे खुशखबरी के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया था। उनकी बात सुनकर मैं कभी झेप जाती तो कभी झुंझला जाती और सोचने पर मजबूर हो रही थी कि जब मेरे पति का मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं कायम हुआ है तो मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। मैं तंग आकर अपनी एक सहेली से जब इस बारे में जिक्र किया तो वह कहने लगी कि हमारे गांव में जो नया हकीम साहब आए हैं वह बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, वह बहुत समझदार हैं। मुझे यकीन है कि उनके पास तुम्हारे इस मसले का हल होगा। और फिर अगले ही दिन मैं अपनी सास से इजाज़त लेकर माँ के घर का बहाना बनाकर सहेली के साथ उस हकीम साहब के पास चली गई थी। उस वक्त उनके घर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी मुझे हकीम साहब से बात करते हुए शर्म आ रही थी। हकीम साहब ने जब मेरी झिझक देखी तो उन्होंने मेरी सहेली को कमरे से बाहर भेज दिया और मुझे कहने लगे कि अब आप खुलकर बताएं कि आपके साथ क्या मसला है। फिर जब मैं हकीम को ये बात बताई तो यह सुनकर वह गहरी गहरी नज़रों से मुझे देखते रहे। फिर कहने लगे कि मेरे पास आपके इस मसले का हल है। मैं आपको एक ऐसी दवा दे सकता हूँ जिसके इस्तेमाल करने से आपके पति में 100 मर्दों की बराबर ताकत आ जाएगी, मगर इसके लिए आपको दवा की कीमत भी देनी होगी जो कि काफ़ी महंगी है। फिर जब मैंने दवा की कीमत सुनी तो मैं परेशान हो गई कि मैं इतने पैसे कहाँ से ला सकती थी। मुझे परेशान देखकर हकीम साहब कहने लगे कि तुम्हें मैं ये दवा फ्री में भी दे सकता हूँ, मगर तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। तब वह मुझे कहने लगे कि मुझे उनके साथ एक रात गुजारनी होगी। ये सुनकर मैं तो एकदम सख्ते में आ गई थी कि हकीम साहब कैसी बातें कर रहे थे। वे मेरे बाप की उम्र के बराबर थे, उन्हें मुझसे ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। मगर मैं ये जानती थी कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ हकीम साहब के पास की मौजूद है।
और अगर उन्होंने मुझे दवा देने से इनकार कर दिया तो मुझे फिर शायद सारी ज़िंदगी उसी तरह से गुजारनी पड़ेगी। मेरे पास हकीम साहब की बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था, मगर इस बात की भी परेशानी थी कि मैं घर से क्या कहकर यहाँ पर आऊँगी। अगर किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मगर ये मसला भी हकीम साहब ने हल कर दिया था। उन्होंने मुझे नींद की दवाई दी और कहने लगे कि ये आप अपने पति और सास को चाय में मिलाकर दे देना तो तुम्हें तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। और फिर कप कपाते हाथों से मैंने चाय में नींद की गोलियां मिलाकर अपने पति और सास को दे दी तो वह चाय पीते ही बेखबर सो गए थे। और अब मैं हकीम साहब की कुटिया में थी और पहली बार मैं किसी मर्द से यूं अकेले में मिल रही थी। ये सब कुछ मेरे लिए अनोखा और अजीब था, मगर ये भी शुक्र था कि हकीम साहब ने जाते जाते मेरे हाथ में वह दवा दे दी थी। उन्होंने अपना वादा पूरा किया था। वह दवा लेकर जब मैं घर आई तो आज मैं बहुत खुश थी कि अब मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैंने सारी ज़िंदगी अपने आप को ये सोचकर संभाल संभाल कर रखा कि शादी के बाद अपने पति पर ही अपने जज्बात निछावर करूंगी। मैं अपने पति की अमानत हूँ और मुझे खयानत नहीं करनी चाहिए। मगर अब जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वह मेरे लिए किसी धक्के से कम नहीं था। मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मेरा पति नामर्द था और वह मेरे हक पूरे करने के काबिल नहीं था। मगर अब इस दवा की बदौलत मेरे पति ने बिल्कुल ठीक हो जाना है और मेरी वो सारी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती थी। अगले दिन मेरी सास कहने लगी कि मैं ज़रा बाजार में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊँगी। उनके जाने के बाद मैं घर में काम काज कर रही थी। दरवाजे पर बेल सुनाई दी। मैं हैरान रह गई कि मेरी सास इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक लिए घर में दाखिल हुआ था। मुझे कहने लगा कि मैं माँ को घर से निकलते हुए देखा था। मैंने सोचा कि आपसे हालचाल पूछ लूं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि उसे भला मुझे अकेला देखकर घर में आने की जरूरत ही क्या थी। मगर उसकी बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई जब वह मुझे कहने लगा कि रात को आप कहाँ गई थी। मैंने अपने चेहरे के भाव को नॉर्मल करने की बहुत कोशिश की। उसे कहने लगी कि मैं तो घर पर ही थी, मैंने भला कहाँ जाना है रात को। मगर वह अजीब से अंदाज में हंस पड़ा और कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि आप कहाँ पर गई थी। और फिर उसने अपने मोबाइल में वह रिकॉर्डिंग लगा दी जिसमें मैं उस हकीम के साथ लज्जत की दुनिया में गुम हो चुकी थी। और अब जब मैंने वो सब उसके मोबाइल में देखा तो डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मगर वह शैतानी नज़रों से मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगा, कहने लगा कि अगर तुम ये चाहती हो कि ये बात मैं तुम्हारे पति को या किसी को भी ना बताऊं तो तुम्हें ये सब कुछ मेरे साथ भी करना होगा। मैं ये सुनकर डर गई थी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने उससे कहा कि तुम ये बात किसी को भी मत बताओ वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा पति मुझे छोड़ देगा। मगर उसे मेरी किसी बात पर रहम नहीं आ रहा था। वह मुझे कहने लगा कि जो भी है तुम्हें मुझे भी खुश करना होगा वरना मैं ये बात सबको बता दूंगा। मुझे उस पर इस बात पर हैरत हो रही थी कि वह तो मेरे पति का भाई था, मैं उसके खानदान की इज्जत थी। वह मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकता था। उसे तो मुझसे इस बात पर सवाल करना चाहिए था कि मैंने ये गलत काम क्यों किया। मगर बजाय उसके कि वह मुझ पर गुस्सा करता वह उल्टा मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई कि मैं किस वजह से हकीम साहब के पास गई थी। मगर वह कहने लगा कि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। अगर मेरा भाई तुम्हें वक्त नहीं देता तो मैं तुम्हें भरपूर वक्त दूंगा। उसी वक्त मेरी सास भी घर आ गई और इस बात पर मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया, वरना न जाने वह आदमी मेरे साथ क्या करता। रात को मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें वह दवा पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करवाई। फिर वैसे ही हुआ था जैसा उस हकीम ने कहा था। अब हर रोज मैं वह दवा अपने पति को इस्तेमाल करवा दिया करती थी। अब मुझे अपने पति से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रही थी और ना ही उनसे कोई गिला था, बल्कि अब मैं इस बात पर खुश थे कि मेरे पति मेरे हक अदा करने के काबिल हो गए थे। मगर दूसरी तरफ मेरे देवर ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया हुआ था। वह मुझे बार बार उस बात पर ब्लैकमेल करता कि वह ये बात सब लोगों को बता देगा। और फिर हकीम साहब ने भी जब दूसरी बार मेरे लिए पैगाम भिजवाए तो मजबूरन मुझे उनके पास जाना पड़ा था, वरना और वह भी मुझे ब्लैकमेल करने लगता। अब जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे फिर से अपने बिस्तर तक ले जाना चाहा। बोले कि तुमसे जो लज्जत मिली है भूल नहीं पा रहा, सारी सारी रात तड़पता रहता हूँ। अब की बार उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं उन्हें कहने लगी कि आप ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा घर टूट जाएगा। मगर हकीम साहब कुछ सुनने पर तैयार नहीं थे। वह कहने लगे कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति हमेशा के लिए ठीक हो जाए तो उसके लिए मैंने एक खास दवा तैयार की है। उस दवा के इस्तेमाल करते ही तुम्हारी सारी शिकायत दूर हो जाएगी
और अब मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अब क्या करूं। दूसरी तरफ मेरे देवर ने भी मुझे बहुत ही ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। अब तो वह मेरे पति और सास के सामने भी दो मयाने अंदाज में बात करने लगा था। तब मेरे पति भी उसका अंदाज देखकर चौंकने लगे थे। एक बार मेरे पति ने मुझे तन्हाई में पूछा कि मेरा भाई इस तरह से बातें क्यों कर रहा था, क्या तुम्हारी उसके साथ कोई बात हुई है। उनकी ये बात सुनकर ही मैं बुरी तरह से डर गई थी कि अगर उन्हें कुछ मालूम हो गया तो तब क्या होगा, मगर मैं उन्हें किसी तरह का शक नहीं होना देना चाहती थी। तब उन्हें मैंने टाल दिया। एक दिन मेरा देवर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मगर तभी अचानक से मेरे पति घर में आ गए और जब उन्होंने हम दोनों को यूं एक साथ कमरे में देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए थे। उन्हें देखते ही मेरे देवर ने अपना रवैया बदल लिया और उन्हें कहने लगा था कि मुझे सर में दर्द है, चाय बनाने का कहने आया था। आज मेरी पत्नी अपने मायके में गई हुई है, इसी वजह से चाय की फरमाइश करने के लिए भाभी के पास आ गया था। तब मेरे पति मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उन्होंने मुझसे ज्यादा दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं की थी, ना इस बारे में कोई सवाल पूछा था, मगर ना जाने क्यों मुझे दिल ही दिल में डर लग रहा था कि उन्होंने हम दोनों पर शक हो गया है और वह हमारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगे हैं। मगर जब मेरे पति ने इस बारे में कोई बात नहीं की तो मैं भी इस बात को तकरीबन भूल ही गई थी और ये मेरा वहम था कि मेरे पति ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। और दूसरी तरफ हकीम साहब भी मेरी सहेली के जरिए हर दूसरे दिन मुझसे मिलने के लिए पैगाम भेजने लगे थे। मेरे लिए उनसे मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। यूं भी मैं जो चाहती थी वह मुझे हासिल हो गया था। हकीम साहब से मिलने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर अब जब फिर से मेरे पति की तबीयत वैसे ही होने लगी तो मेरे दिमाग में हकीम साहब की बात गूंजी कि उन्होंने एक ऐसी दवा तैयार की है जिससे मेरे पति हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि वह दवा लेने के लिए मुझे एक बार से हकीम साहब के पास जाना ही होगा। उस दिन मेरे पति कहने लगे कि आज रात को मैं घर नहीं आऊँगा, आज मुझे काम के सिलसिले में दूर शहर जाना है। और जब उन्होंने मुझे ये बात कही तो ये सुनकर मैं दिल में ठान ली कि आज मैं अकेलापन का फ़ायदा उठाऊंगी और आज ही मैं हकीम साहब से मिलने के लिए उनकी कुटिया में चली जाऊंगी। बार बार मुझे ऐसा मौका नहीं मिल सकता था और फिर आज भी मैंने अपनी सास को नींद की दवाई चाय में मिलाकर दी थी। फिर आधी रात होने का इंतजार करने लगी थी। मुझे अंदाजा था कि इस वक्त मेरा देवर जाग रहा होगा और पिछली बार भी उसने मुझे जाते हुए देख लिया था। अगर आज भी उसने मुझे देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वह तो पहले ही मुझ पर लार टपका रहा था और मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए बेताब हो रहा था। इसी वजह से मैं रात गहरी होने का इंतजार करने लगी थी। तभी मुझे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि उस वक्त बाहर कौन है। जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोली तो बाहर अपने देवर को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा देवर ज़बरदस्ती कमरे में आ गया। फिर मुझे कहने लगा कि तुम मुझसे यूं ही भागती फिर रही हो, हालांकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें मैं तुम्हारे पति से भी ज्यादा खुश रखूंगा। न जाने क्यों तुम मुझसे इतना डरती हो, क्या मैं उस हकीम से भी ज्यादा बूढ़ा हूँ। तब उसकी बात सुनकर मैं रो पड़ी। उसे कहने लगी कि मैं तुम्हारे भाई की इज्जत हूँ, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर उस पर जैसे जज्बात सवार हो चुके थे, वह कुछ सुनने पर तैयार ही नहीं था। वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, मगर मैं लगातार उसे इनकार कर रही थी। उसे कहने लगी कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैंने जो कुछ भी किया है मजबूरी के चलते किया है। तुम नहीं जानते कि मैं इस परेशानी और तकलीफ से गुजर रही थी। ये सब बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, मगर मेरे देवर पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी जब मेरे सामने दरवाजे पर नजर पड़ी तो मेरा हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि सामने मेरा पति दरवाजे पर खड़े थे और वह बेयकी नजरों से कमरे में देख रहे थे। यकीनन उन्होंने हम दोनों के दरमियान होने वाली बातों को भी सुन लिया था। जहां पर उन्हें देखकर मेरा खून सूख गया था, वहीं पर मेरे देवर का भी डर से बुरा हाल हो गया था। ऐसे भी वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। अब वह उन्हें कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी ने मुझे खुद ही कमरे में बुलाया था। ये मुझे भड़काने की कोशिश कर रही थी कि ये तुम्हारे बारे में कहती है कि तुम नामर्द हो, तुम उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। तब मेरे पति ने उसके चेहरे पर एक जोरदार चांटा सरीद किया। उसे कहने लगे कि मैंने तुम दोनों के बीच होने वाली बातें सुनी हैं। मुझे मालूम हो गया है कि इस सब में मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। तुम उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मगर अपने पति की बात सुनकर मुझे बेपनाह खुशी का एहसास हुआ था कि उन्होंने मुझ पर यकीन कर लिया था, वरना अगर वह अपने भाई की बातों में आकर मुझ पर शक करते, मुझे घर से निकाल देते तो तब मेरा क्या होता, मेरा क्या फ्यूचर होता। माँ पापा के घर में तो भाई और भाभीियों का ही राज था और वह तो मुझे थोड़ी देर वहां पर
बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर अगला लम्हा बहुत ही हैरान करने वाला था। मेरा देवर मुझे गलत साबित करने के लिए मेरी और हकीम साहब की वीडियो निकालकर मेरे पति को दिखाने लगा। जैसे जैसे मेरे पति वीडियो देख रहे थे, उनके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे, उनकी आंखों में खून उतर आया था। वह गुस्से में मेरी तरफ बढ़े और तभी मैं उनके पैरों में गिर गई। उन्हें कहने लगी कि ये सब मैंने मजबूरी के चलते किया है। आप अगर मेरे हक अदा करते, आप अगर अपना इलाज करवाने की कोशिश करते तो मैं ऐसा कभी ना करती। मेरा ये कहना ही था कि मुझे मारने के लिए उनके बढ़ते हुए हाथ वहीं पर रुक गए थे और वह गुमसुम से हो गए। तभी उन्होंने मेरे देवर को भी घर से निकाल दिया और फिर मुझसे कोई बात किए बगैर वह कमरे से बाहर निकल कर चले गए थे। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरे पति घर पर मौजूद नहीं थे। वह नाश्ता किए बगैर ऑफिस में चले गए थे और मुझे मालूम हो था कि मेरी सास इन सब बातों से बेखबर थी। शाम तक मैं अंगारों पर चलती रही थी। मुझे ऐसी बात का डर था कि अगर मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया तो तब मैं कहाँ जाऊंगी। फिर जब शाम को वह घर आए तो वह मुझसे अभी भी नाराज थे। उन्होंने अभी भी खाना खाने से मना कर दिया था और कमरे में जाकर गुमसुम से हो गए थे। मैं उनके सामने जाकर बैठ गई, उनके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी कि जो कुछ भी हो चुका है मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर आपको धोखा नहीं दिया। ये सब कुछ जो भी मैंने किया है मजबूरी के आलम में किया है और आपके भाई ने इस बात पर मुझे ब्लैकमेल करने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने कभी भी उसके साथ ताल्लुक बनाने के बारे में नहीं सोचा और ना ही मैं ऐसा कभी सोच सकती हूँ। मैं तो मर के भी ये सब नहीं कर सकती। ये कहकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। वह कहने लगे कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हारे जज्बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं की। मुझे समझना चाहिए था कि जो औरत मेरी शादी में है उसके भी जज्बात होंगे, उसके भी कुछ एहसास होंगे, मगर मैं अपने एहसास कम तरीकी वजह से तुम्हारे जायज़ हक भी अदा करने से रह गया और अपनी बदनामी के डर से मैंने इलाज करवाने की भी कोशिश नहीं की थी। मगर मैं क्या जानता था कि मेरी ये गलती मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इस घर से निकाल रहा हूँ। तब मुझे अपने पति की बहुत ही अच्छे दिल के होने का शिद्दत से एहसास हुआ था और फिर मेरे पति ने न सिर्फ अपने भाई को मेरे हवाले से खबरदार कर दिया था, बल्कि अपनी माँ को भी इस बारे में खबर नहीं होने दी थी कि उस रात क्या हुआ था और मेरी सास सारी हकीकत से बेखबर थी। मेरा देवर भी अब शर्मिंदा शर्मिंदा सा नज़र चुराए फिरता था। उसके बाद मेरे पति ने शहर के एक डॉक्टर से अपना इलाज करवाया तो वह बिल्कुल सेहतमंद हो गए थे। फिर वह मुझे और अपनी माँ को लेकर शहर में जाकर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर आकर हम लोगों ने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। शहर में आकर मुकम्मल तौर पर इलाज करवाने से मेरे पति अब इस काबिल हो गए थे कि ना सिर्फ वो मेरा हक अदा करते थे, बल्कि कुछ टाइम के बाद ईश्वर ने मुझ पर करम भी कर दिया था, मुझे एक बेटे से नवाज दिया था। मेरे तो जैसे खुशी से ज़मीन पर पैर ही नहीं लग रहे थे। मेरा अपना देवर के घर आना जाना ना जाने के बराबर था। बहुत ही कम किसी खास मौके पर ही मैं वहां पर जाती थी। एक दो बार मेरी सास ने मुझे साथ चलने को कहा तो मेरे पति ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि मेरी पत्नी का वहां पर कोई काम नहीं है। मेरी सास ये सब सुनकर हैरान रह गई थी। वह नहीं जानती थी कि हम दोनों के दरमियान क्या बात हुई थी और मेरे पति अब ऐसे क्यों पेश आने लगे थे, मगर हालात को देखते हुए वह भी खामोश हो गई थी। और फिर एक दिन मैंने सुना कि मेरे देवर को ईश्वर ने बेटी की नेमत से नवाजा था। उसके अगले दिन मेरा देवर मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। वह मुझे कहने लगा कि मैंने आपके साथ जो भी किया मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का, गुनाह का एहसास नहीं था, मगर अब जब मैं खुद एक बेटी का बाप बना हूँ तो मुझे मालूम हुआ है कि बेटी की इज्जत क्या होती है और किसी की बेटी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे दिल में खुशी हुई थी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने भी उसे माफ कर दिया था और फिर मेरे पति ने भी अपना दिल बड़ा कर लिया और उन्होंने भी अपने भाई को माफ कर दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर